ठीक है। देखो एक मान लो कि एक कैपेसिटर है, इसके बीच का सेपरेशन मान लो कि डी है, ठीक है। इसको भी वोल्ट से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। तो ये भी है, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू, और इस पर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। तो हम इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसमें इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, और ई इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन में, तो क्यू अपॉन में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और भी इक्वल टू, चलो ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि बैटरी कनेक्टेड है, सेम बैटरी है, इसके बीच का सेपरेशन भी डी ही है। अब हमने इसमें क्या किया, डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट के है। तो यहाँ पे तो वोल्टेज सेम रहना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/k टाइम्स या k टाइम्स, हाँ इसके अंदर 1/k टाइम्स हो जाएगा, कन्फर्म हो। तो जैसे मान लो कि इसका नाम हमने दे दिया ई नॉट, तो यहाँ पे वो जिसने क्वेश्चन किया उसने ये किया कि सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा। तो ठीक है, ई नॉट बाई के हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल तो सेम रहना है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं भी इजक्वल टू ई नॉट इंटू एल लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, और यहाँ भी हम लिख सकते हैं भी इजक्वल टू ई इंटू एल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन में के इंटू डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो भी ही अलग आ गया, के डी कैसे हो जाएगा। देखो इसमें मैं बताया था कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट बाई के हो जाता है, ठीक है। तो भी सेम रहेगा, तो भी तो यहाँ पे सेम रहेगा, तो क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो डी को भी हमने चेंज नहीं किया। ध्यान से सुनो क्वेश्चन हमने ये बताया कि एक अच्छा तुम भी सुन लो आर्यन, जो तुम पूछे हो यही क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर है, उसमें डी, इसके बीच का प्लेट का सेपरेशन डी है, उसको भी वोल्ट से हमने कनेक्ट किया, ठीक है। तो इस पे चार्ज जो भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी हो जाएगा। जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट किया उसके बीच के सेपरेशन भी हमने इंक्रीज नहीं किया, तो इसके अंदर हमने क्या बताया था, डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, ई बाई नॉट बाई के, तो यहाँ पे ई नॉट बाई के हो जाएगा। अच्छा, तो भी इक्वल टू ई इंटू डी, यहाँ भी वोल्ट होना है, तो ई नॉट बाई के इंटू डी कर देते हैं, तो यहाँ पे तो वोल्टेज ही चेंज हो गया, लेकिन हमने तो बताया था कि इसके यहाँ वोल्टेज सेम रहता है। तो इसमें बता दो, 2 मिनट सोच के, अच्छा क्वेश्चन है। और एक और बच्चा भी डीसी चौक पे ही पूछा था कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा, यहाँ तो वोल्टेज ही चेंज हो गया। तो थोड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है, तुम लोग सोच के बताओ 1 मिनट, या मैं सोच के बताऊँ। हाँ डिस्टेंस हमने कोई चेंज नहीं किया। तो ये फार्मूला कब होल्ड होगा, जब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। लेकिन हमने तो बताया रखा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट बाई के हो जाता है। तो बताओ, थोड़ा सोच के दिमाग लगाओ, माइंड अप्लाई करो, या मैं करूँ। डी को कुछ नहीं करना है, डी को हम चेंज करेंगे, अपने आप तो चेंज होगा नहीं। हमने डी को कुछ नहीं किया, डी को सेम रखा, सेम बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट है। सुनो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर ही होगा। सुनो, अच्छा कैसे, तो मैं बता रहा हूँ, समझ गए तुम लोग। देखो,
तो यहाँ पे ई नोट, जैसे ई नोट एक्सटर्नल ई नोट यहाँ पे ऐसे है और उसका मैग्नीट्यूड क्यू अपॉन में इंटू एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पे जैसे मैं बताया था कि क्यू इक्वल टू सी भी तो होल्ड होना ही है। अगर इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के टाइम्स हो गया, वोल्टेज तो चेंज नहीं होना है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, क्यू भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नोट हमने लिखा था, ई नोट डैश कर देते हैं, यहाँ पे हमने ई नोट लिखा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और ई नोट डैश कितना हो जाएगा, ई नोट डैश कितना हो जाएगा, अभी हमने क्या लिखा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ई है, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट डैश अपॉन में के हो जाएगा, ये हमने बताया था। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि 10 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, समझ गया, तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो कि ई नॉट 10 है, सपोज करो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और फिर उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो 10 ही आ जाएगा। तो इस केस में अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q अपॉन में A इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। समझ गए। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ई नॉट कितना हो जाएगा, तो समझ गया ना, के नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। समझ गए कैसे। जैसे एक्सटर्नल, तो यहाँ मान लो कि थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे एक्सटर्नल मान लो कि 10 है, यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, मान लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट, यानी कि इस प्लेट और इस प्लेट के चलते कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर वहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो ई नॉट बाई के होता है, तो फिर इसमें हमने 50/5 कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ गए। तो ये मत सोचना कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज किया, चार्ज इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, और ये भी फॉर्मूला होल्ड होना है, और V इक्वल टू ई इंटू एल भी फॉर्मूला दोनों जगह होल्ड हो रहा है। समझ में आया ये चीज़ कि नहीं। हाँ, तो ये चीज़ अब जो पूछे हो देख लो, यही रीजन है। उसने पूछा कि अगर सर यहाँ पे आप बता रहे हो कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो जाएगा, तो V इक्वल टू ई नॉट बाई के डी, तो यहाँ पे पोटेंशियल तो सेम रहा ही नहीं। समझ गया इसका रीजन क्या है, कि जैसे हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, और उसमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना होगा तो उसमें हम के से डिवाइड कर देंगे। तो ये रहा रीजन, शायद कोई जेईई में कुछ आया हुआ है। चलो समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से बढ़ गया, फिर यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 5 टाइम्स हो गया, अगर के 5 है तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 5 टाइम्स हो गया। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो ड्यू टू प्लेट, ये जो प्लेट है उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, हमने बताया था ना कि कैपेसिटर के अंदर कैसे होता है, जैसे पॉजिटिव प्लेट है प्लस सिग्मा है, ये क्या था माइनस सिग्मा था, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव ऐसे होता था डेरिवेशन में, निगेटिव के चलते भी ऐसे ही हो जाएगा, ई निगेटिव, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई ऐसे ही हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बताया था। तो समझ गए। तो अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, और ये भी फॉर्मूला होल्ड होगा, क्योंकि इस केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बढ़ जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, के से डिवाइड कर देंगे उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये भी, ये जो फार्मूला हमने लिखाया या ये जो फार्मूला लिखाया या भी कांस्टेंट रहता है, उसी को वायोलेशन नहीं हो रहा है। समझ गए ना। तो चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है, नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो
समझ में आया या फिर से समझा दूं? चलो ठीक है। अच्छा चलो फिर आ गया, इसको ऐड कर दिया। अच्छा अब हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो जिस इसमें हम ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू हम लिखते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ऐसे ही लिखते हैं। और कुछ लिखते हैं ईटा कैप, ऐसे करते हैं। ठीक है, समझ गए? और ईटा कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। लिखो, लिखो वेयर ईटा इज, ईटा ऐसे, ईटा कैप इज यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर perpendicular to A and B, where eta is unit vector perpendicular to A vector and B vector, or perpendicular to the plane of AB, or perpendicular to the plane AB। समझ गए? अगर मैं ऐसे लिख दूं C वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो ये C वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू A वेक्टर होगा, एंड C वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, और C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ AB। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा A वेक्टर है और ये तुम्हारा B वेक्टर है, तो उसका प्लेन क्या है? यही प्लेन है, ये प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं सुनो, जैसे मान लो कि A वेक्टर ऐसे हो गया और B वेक्टर ऐसे हो गया, तो AB का भी प्लेन क्या है? इस बोर्ड का प्लेन है, यही प्लेन है, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा, ये हो जाएगा क्या? हाँ, अगर जैसे मान लो कि इसको हमने ऐसे रखा, तो बताओ ए के परपेंडिकुलर है कि नहीं? और बी के भी है, या इसका जो प्लेन है ए बी उसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो सी क्या होगा? ए के परपेंडिकुलर होगा, बी के परपेंडिकुलर होगा, और प्लेन ऑफ ए बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बता दो आई क्रॉस आई इक्वल टू क्या होता है? जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के क्या होता है? इक्वल टू 0। और वो कैसे? तो जानते हो कि आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर है। हाँ, तो जैसे मैं लिखा आई क्रॉस आई, तो इसमें क्या हो जाएगा? मॉड आई, और दो के बीच में एंगल कितना होता है? 0। तो इसमें हम लिख दिया क्या? साइन 0। तो साइन 0 कितना होता है? 0 ही होता है, इसलिए इतना होता है। ठीक है, और आई क्रॉस जे कितना होता है? या हाँ 90 डिग्री पे हो तो ये तो होता है जे के। कैसे वो कैसे डिसाइड करते हैं? या जे क्रॉस, हाँ राइट हैंड थंब रूल। तो देखो बहुत सारा रूल होता है, स्क्रू रूल, नॉट बोल्ट रूल, उसके बाद में फ्लेमिंग रूल, और राइट हैंड थंब रूल। तो कोई एक रूल याद रखो, अदरवाइज सब याद मिक्स कर दिए तो कंफ्यूजन। हाँ तो चलो, वो सब मैं बता रहा हूँ कि कैसे।
मैं बताता हूँ, ठीक है, समझ गए। तो ये सब चीज़ याद नहीं रहेगा कि क्या होता है, तो इसके लिए याद करने के लिए तुमको ये बनाना पड़ेगा, ये बना लो। जैसे आई कैप यहाँ पे ले लेते हैं, जे यहाँ पे ले लेते हैं, और के कैप यहाँ पे ले लेते हैं। ये कौन सा डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में अगर मूव करेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर इस केस अगर ऐसे मूव करते हैं तो निगेटिव होता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब मान लो कि आई क्रॉस जे है, तो आई से जे की तरफ मूव करो। आई से जे की तरफ ऐसे तो जा नहीं सकते, ऐसे तो क्या आ जाएगा, तो ऐसे जाएंगे। आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो इसके डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये आई जे के, आई और जे तो आ गया, तो क्या बचता है, के, तो के कैप हो जाएगा। जैसे अब जे क्रॉस के लिख दिया, ठीक है, जे क्रॉस के लिख दिया, ठीक है, तो जे से के की तरफ मूव करो। जे यहाँ पे है, ऐसे आ जाएंगे तो आई के पास आ जाएंगे, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा के, तो आई जे के आ गया तो क्या बचा, नहीं, जे और के आ गया तो यहाँ पे आई के बचा। फिर उसी के बाद में के क्रॉस आई, के से क्रॉस, के से आई की तरफ मूव करो, तो ये कितना हो जाएगा, हमें वो बताना है कि कौन सा वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या, कौन सा वेक्टर म्यूचुअली, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, आई जे के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, दोनों के। हाँ, ठीक है। अगर मान लो कि हम ऐसी इसी को रिवर्स कर देते हैं, जे क्रॉस आई, फिर के क्रॉस जे, फिर आई क्रॉस के, तो देखो इसमें जे से आई की तरफ मूव करो, जे से आई की तरफ मूव करो तो ऐसे आना पड़ेगा। तो ऐसे क्या है, अभी मैंने क्या बताया, निगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। के से जे की तरफ मूव करो, के यहाँ पे है, तो ऐसे जाएंगे निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस आई कैप। ये याद नहीं रखना है, नहीं तो भूल जाओगे ये सब। जब भी आए तो इसको ड्रॉ करके तुरंत कर लो, नहीं तो फिर इसमें प्लस माइनस का कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और आई से के की तरफ मूव करो, तो आई से के ऐसे, फिर इसी डायरेक्शन में, तो माइनस जे कैप हो जाएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है, याद नहीं रखना है। ये जब भी ये आए ये ड्रॉ करो, और फिर उससे डिसाइड कर लो कि क्या होगा। तो 27 तो है अब, क्या, अगर हम ऐसे करें आई, अच्छा कम करने के लिए, हाँ क्या बोले, आई इंटू माइनस जे, आई इंटू माइनस जे, अच्छा चलो वो भी मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, पहले इतना समझ लिए। मैं डायरेक्शन समझना चाह रहा हूँ कैसे। अच्छा चलो मैं अभी वो भी मैं बता रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लिए, सभी हो गया। अच्छा, क्या नहीं नोट की, अच्छा चलो, अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोग करके बता दो। जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के कैप है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे प्लस के कैप है। इसमें हमको करके बता दो ए क्रॉस बी इजकल टू क्या होगा, और फिर बी क्रॉस ए इजकल टू क्या होगा, जल्दी करके बता दो। सर इसमें वो एक दो लाइंस बनाते हैं, हाँ डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं, जानते हो करना, या एक करके मैं बताता हूँ। आई जे के लेंगे, पहले देखो मैं एक करके बताता हूँ, या जानते हो सभी कर सकते हो, सर कर लेंगे सर, बस ये क्या, हाँ वो तो तुम पढ़ी नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, कौन सा करूँ, एक कोई मैं करूँगा, एक दूसरे नहीं, एक कोई मैं करूँगा, दूसरे तुम लोगों को करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी मैं करता हूँ, ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी को ही मैं करता हूँ, तो इसमें क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे अलजबरिकली देखो ऐसे भी हम कर सकते हैं, एक को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और उसमें गलत होने का चांस भी रहेगा, ठीक है, इसलिए वैसे नहीं करो। यहाँ पे पहले लिख लो आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। अच्छा फर्स्ट वेक्टर क्या है इसमें, ए है, तो ए का आई का मल्टीप्लायर कितना है, जे का, और के का 1,
सेकेंड वेक्टर बी है, बी का आई का मल्टीप्लायर -1 1 और 1, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, आई कैप ले लेते हैं और आई जिस रो और जिस कॉलम में है उसको इलिमिनेट कर दो, यानी कि इसको हमने हटा दिया और इसको हटा दिया, इसको क्या बोलते हैं, रो, और इसको कॉलम। तो आई जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको इलिमिनेट कर दो, तो इसको हटा दिया, इसको हटा के तो यही बचता है, तो -2 1 1 और 1, ठीक है। सर ए क्रॉस बी -4 और बी क्रॉस ए, क्या, ए क्रॉस बी -4। अच्छा चलो अभी मैं देखता हूँ, समझ गए, ए -j कर दिया और जे जिस रो और जिस कॉलम में उसको इलिमिनेट करके तुम लिखाओ क्या होता होगा, जिस रो और जिस कॉलम में है उसको इलिमिनेट करके लिखाओ, 1 1 -1 1, ठीक है। फिर i प्लस j माइनस और फिर k प्लस, अब k जिस रो और जिस कॉलम है उसको इलिमिनेट करके लिखाओ, 1 -2 -1 1, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे, यानी कि इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, तो इसको लिखेंगे -2 × 1, माइनस का साइन देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 1। समझ में आया कि कैसे किया, क्रॉस ऐसे होता है, क्रॉस कैसे होता है, ऐसे ऐसे नहीं, पहले क्रॉस ऐसे, पहले इसको मल्टीप्लाई करो माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे माइनस ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कर दिया, -j इसको j कहते हुए लिखेंगे, इसमें बताओ 1 × 1 -1 × 1, ठीक है, प्लस कर दिया k, इसमें बताओ 1 × 1, समझ रही हो कि कैसे किया, -2, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, -2 और -1, तो -3 i कैप, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए भी 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे होगा, ये हो जाएगा 1 और ये भी +1 हो जाएगा, तो -2 जे कैप हो जाएगा, और के में बताओ कितना होगा, ये भी माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 -2, तो -k कैप, इतना आ रहा है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हो गया। अब चलो तुम लोग बी क्रॉस ए निकाल के बताओ, समझ गई ना कि इसी टाइप से। अब बी क्रॉस ए करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी का कोफिशिएंट रखेंगे, यहाँ पे ए का करेंगे। सर वैसे वो नेगेटिव जाएगा ना, डायरेक्शन। अच्छा चलो तुम करके बताओ, ठीक है, कर ली, हाँ एकदम एकदम होता है, जैसे ए क्रॉस बी इजकल टू -b क्रॉस ए, हाँ इक्वल होता है ना, डॉट। हाँ डॉट इक्वल होता है, डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए। स्केलर तो हम सर इसमें साइन ही उल्टा कर देते हैं, किसमें, मतलब ए क्रॉस बी, नहीं तो पहले करने दो ना, करने दो, हाँ एकदम साइन है अपोजिट, कर ली तुम बी क्रॉस ए। अब इसके बाद में हम करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, ऐसे तो क्या ऐसे, सर जैसे हम जो डायरेक्शन सेंस ले रहे हैं, जैसे यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, उस तरह हमको ऐसे रोटेट करेंगे, फिर जो हमें रिजल्ट निकालना है ये बाहर या अंदर। सर आउटवर्ड के लिए डॉट होता है या क्रॉस होता है? अभी सब मैं बताऊंगा, आउटवर्ड के लिए डॉट होता है और इनवर्ड के लिए क्रॉस होता है। तो अब करना है बी क्रॉस ए, कर लिए बी क्रॉस ए, तो कर सकती हो बी क्रॉस ए, तो कर लेना घर से, ठीक। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और कौन पढ़ेंगे? राइट हैंड पढ़ेंगे, एक ही राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो जैसे मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, जैसे ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मैं पूछा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालो और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालो। और देखो ये याद रखना है, अभी मैं मैग्नेट शुरू करूंगा तो इसका मीनिंग होता है आउटवर्ड और इसका मीनिंग होता है इनवर्ड। ठीक है, अगर वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है तो डॉट देंगे, अगर वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है तो क्रॉस देंगे। ठीक है, एक कन्वेंशन है। तो बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे होगा? तो कैसे होगा? अच्छा ठीक है। अच्छा एक और बता दो, जैसे मान लो कि ए वेक्टर ऐसे है और ए बी वेक्टर है, तो फिर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता दो। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता दो। बी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर तुम्हारा ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे, डॉट आउटवर्ड। और मैग्नेट में बुक में देखना बहुत सारा क्रॉस मैग्नेट, तो देखो एनसीईआरटी खोलो दिखाओ, ये सब देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रॉस किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है। तो क्रॉस का मीनिंग क्या होगा? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ऐसे भी आएगा, तो देखो तुम लोग तो बता दिए, अब मैं बता, चलो अब लिखो। देखो अब क्या करते हैं सबसे पहले दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना हो तो ये देखो कि दोनों का टेल कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है। तो दोनों का टेल, यहाँ पे दोनों का टेल कट कर रहा है। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए है। तो ए हमारा, ये जो फिंगर का डायरेक्शन होना चाहिए ए के डायरेक्शन में होना चाहिए। और इसमें हम यूज करते हैं, ये दोनों क्या है, इस मतलब कि इस बोर्ड के प्लेन में है या कॉपी के प्लेन में है, तो हम यूज करते हैं कर्ल, ए यूज करते हैं या ये यूज करते हैं। अच्छा सुनो, ए यूज करते हैं या ए यूज करते हैं। अगर इस कॉपी के या बोर्ड के प्लेन के कोई एक परपेंडिकुलर हो जाए तो उस केस में हम यूज करते हैं पाम। समझ गए? अच्छा चलो पहले तुम यूज फर्स्ट लिखो। अच्छा चलो पहले ये लिखो, लिखो इफ टू वेक्टर्स, रूल लिखो पहले। इफ टू वेक्टर्स लाइज इन द प्लेन ऑफ कॉपी, जो तुम कॉपी जिस पे लिख रहे हो, लाइज इन द प्लेन ऑफ कॉपी और पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर और कॉपी, कोमा वी यूज कर्ल, कर्ल फुल स्टॉप लिखो। मूव कर्ल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर from first vector to second vector by a smaller angle, in a natural way। हमने क्या बताया? जैसे कर्ल को ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे तो नहीं घुमाना है। अगर ऐसे घुमाना है तो ऐसे घुमाएंगे, अगर ऐसे घुमाना है तो क्या करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, तो ऐसे घुमाएंगे, नेचुरल वे में घुमाना है। ठीक है, जैसे अब हमको ए क्रॉस बी निकालना है, दोनों क्या इसके प्लेन में है, या तुम ड्रॉ करोगे तो दोनों कॉपी के प्लेन में आएगा या पेपर के प्लेन में आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ मूव करेंगे और ए क्या होना चाहिए? फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ए पे रखना है तो मे भी हम ऐसे रखेंगे या मे भी ऐसे रखेंगे। तो ऐसे तो मूव नहीं करना है तो हम ऐसे रखेंगे। और ए से बी, ए बी के बीच में दो एंगल बन रहा है, एक ए और दूसरा ए। तो ये स्मॉलर एंगल कौन सा है? अंदर वाला। तो ए फर्स्ट वेक्टर ए है,
तो ये फिंगर क्या होना चाहिए, हमेशा फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ए से बी की तरफ करेंगे तो थंब का डायरेक्शन कैसे हो रहा है, आउटवर्ड, समझ रहे हो ना। तो थंब का डायरेक्शन कैसे हो रहा है, आउटवर्ड, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। अब बी क्रॉस से निकलना है, देखो वो फ्लेमिंग है नहीं सर, मैं बस फ्लेमिंग मशीन से वो डायरेक्शन बना था, फिर मैंने कर्ल किया तो नीचे आ रहा था। हाँ नीचे किसके, बी क्रॉस से। अच्छा जो ये है इसमें अच्छा सुनो, मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि लास्ट में तुम लोग गलत करोगे, ठीक है, इसलिए कोई एक रूल ही फॉलो करो। सर वही फॉलो किया ये वाला। हाँ, राइट हैंड थंब रूल ही इजी है, इसीलिए मैं पूरे इस मैग्नेट में यही यूज करूँगा, राइट हैंड थंब रूल। नहीं तो बहुत सारा रूल, स्क्रू रूल, नट बोल्ट रूल, दिस दैट होता है, सब पढ़ लोगे कंफ्यूज कर दोगे, गलत कर दोगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है राइट हैंड थंब रूल, हमेशा क्या यूज करना है, राइट हैंड। अब जैसे बी क्रॉस ए, तो फर्स्ट वेक्टर क्या है इस केस में, बी है, तो हम ये ऐसे रखेंगे, और बी से ए की तरफ मूव करेंगे, तो ऐसे तो करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे। तो ऐसे करेंगे तो थंब का डायरेक्शन कैसे हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। समझ में आया। अब तुम लोग करके बताओ, मैं दे रहा हूँ। सर पहले वो एग्जांपल सर ए क्रॉस कौन एग्जाम्पल, ये अच्छा ये अभी नहीं, अभी मैं क्या बताया कि अभी दो वेक्टर अगर कॉपी के प्लेन में हो उसके लिए, फिर इसको मैं बताऊंगा अभी कि कैसे करते हैं, पहले एक क्लियर करो। मतलब ये डायरेक्शन, चलो ये इस पे, लेफ्ट हैंड लगा रहा हूं मैं, बस डायरेक्शन बना रहा हूं, ये इस तरफ ए। अच्छा चलो इसकी अभी कोई बात नहीं, अभी अभी जस्ट मैं इस पे भी आऊँगा। इससे पहले ये देखो, अगर दो वेक्टर कॉपी के प्लेन में हो या पेपर के प्लेन में हो तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। पहले ये देखो, उसमें हम क्या यूज करते हैं, कर्ल, ऐसे या ऐसे, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं दे रहा हूँ, अब तुम लोग करके बता दो। इस पे भी हम आएंगे, दो टाइप का होता है। चलो तुम लोग देख लो, एक ए वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है। इस केस में भी हमको निकालना है ए क्रॉस बी। अच्छा सुनो, जो भी हो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। एक जैसे मान लो कि सी वेक्टर है और एक क्या है, डी वेक्टर है, तो इसमें करना है सी क्रॉस डी और करना है डी क्रॉस सी। चलो करो करो, तुम लोग करके बताओ, ठीक है। एक तुम्हारा ऐसे है पी वेक्टर और एक क्यू वेक्टर है, ठीक है। तो तो इसमें निकालना है पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी। चलो इसको जल्दी जल्दी करके बता दो। और देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अभी मैं बताया कि डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो या तो आउटवर्ड होगा नहीं तो इनवर्ड होगा। चलो करके बताओ, पहले करके बताओ, कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखो, सभी कॉपी पे ये सब करके फिगर बना के कॉपी पे लिखो, फिर मैं पूछूंगा एक एक से। चलो करो। पहले सब फिगर बना लो और एक एक करके मैं पूछूंगा इसका डायरेक्शन कैसे है। कहाँ पे, यहाँ पे दोनों का क्या होना चाहिए, टेल कट करना चाहिए। अगर इसको आगे कर दो, मैं तो बता ही था कि वेक्टर को कैसे आगे एक्सटेंड कर देते हैं। और राइट तुम कर लिए, पूरा हो गया सबका। अच्छा सबका हो जाने दो, फिर मैं एक एक करके। और इसमें तो डायरेक्शन अभी मैं बताया, आउटवर्ड के लिए ऐसे और इनवर्ड के लिए ऐसे, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और ये क्या, आउटवर्ड। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही करते हैं, और करंट को भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर जैसे फोर्स
वो इस बार भी है। देखो एनसीईआरटी में तो राइट हैंड थंब रूल गिवन है, और एसएल के बुक में फ्लेमिंग रूल गिवन है, और एच सी वर्मा में राइट हैंड थंब रूल गिवन है। तो कौन सा रूल पढ़ना चाहोगे, तुम बता दो कि कौन सा। तो एनसीईआरटी में देखो, जो एनसीईआरटी में है वही मैं बता रहा हूँ, और वही सबसे बेस्ट है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या यूज किया हुआ है। राइट हैंड थंब रूल यूज किया हुआ है, देख लो। वो जो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के हाँ, फ्लेमिंग रूल तो ऐसे 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 किया होता ना, ऐसे किया होता ना। देखो इसमें, देख लो इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज किया हुआ है, और इसलिए राइट हैंड थंब रूल ही यूज करूँगा। अच्छा, एनसीईआरटी 11th में भी तुम लोग पढ़िए के आए हो। ये देखो, वही टर्क ए क्रॉस बी, देख लो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो बताया हुआ है वो राइट हैंड थंब रूल ही बताया हुआ है, और एनसीईआरटी एच सी वर्मा जितने भी स्टैंडर्ड बुक है एसएल में फ्लेमिंग रूल दिया हुआ है, तो वो फॉलो मत करो। देखो डिफिनीशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, और उसका डायरेक्शन निकाला हुआ है, समझ गए। अच्छा ये बताओ, ए क्रॉस बी का मैं पूछूंगा वही बताएगा। ए क्रॉस बी का तुम बताओ, ए क्रॉस बी का आउटवर्ड तुम बताओ। ए क्रॉस, तो ये हो गया तुम्हारा डॉट, तो बी क्रॉस ए का जस्ट इसका अपोजिट। अच्छा तुम बताओ पी क्रॉस क्यू का। और इसका इनवर्स, चलो ठीक है। सी क्रॉस डी का, सी क्रॉस डी का इनवर्स, ठीक है। इस डी को हम ऐसे कर देंगे। अच्छा तो सी क्रॉस डी का क्रॉस, और डी क्रॉस सी का, समझ गए। तो जब दो वेक्टर हो और दोनों पेपर के प्लेन में हो या कॉपी के प्लेन में हो तो कैसे यूज करते हैं, कर्ल यूज करेंगे। और ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए, और फर्स्ट से सेकंड की तरफ मूव करेंगे बाय ए स्मॉलर एंगल इन नेचुरल वे। ऐसे मूव कराना, ऐसे तो नहीं मूव कराते ना, ऐसे इस तरह करना हो तो ऐसे मूव कराएंगे, ऐसे कराना हो तो फिर ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब सेकंड लिखो। सेकंड पॉइंट, अगर दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या करेंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर दोनों वेक्टर है, दोनों में से क्या हो जाए, कोई एक वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस केस में हम पाम यूज करते हैं इजिली। ऐसे जैसे मान लो, जैसे मान लो कि ऐसे है, ये तुम्हारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर ऐसे है, हमको कहा जाए ए क्रॉस बी निकालने के लिए। सर तब भी हम प्लेन तो शिफ्ट कर ही सकते हैं। हाँ सिर्फ ऐसे कर देंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पाम से हम इजिली निकाल सकते हैं। दिखाओ ना फिर, जैसे ए वेक्टर ऐसे हैं और बी वेक्टर ऐसे हैं, हमको निकालना हो ए क्रॉस बी, दोनों का टेल तो कट नहीं करा है, इसको आगे शिफ्ट कर देंगे, ऐसे हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर तुम्हारा ये है और बी वेक्टर, हमको ए क्रॉस बी निकालना है, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। बी क्रॉस ए निकालना हो तो बी, अच्छा सर मतलब उसमें राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। हाँ वो राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड है, अप डाउन नहीं होगा। सर वरना अगर मतलब ऐसे जैसे पकड़ने में बनाना डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको बस डायरेक्शन बनाने के लिए। अच्छा तुम जैसे मर्जी हो ऐसे करो, मैं तो राइट हैंड ही पढ़ाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ खाली जो जैसे जो परपेंडिकुलर जाएंगे ना उनको डायरेक्शन। अच्छा चलो तुमको मैं आगे इसमें मैं पूछूंगा फ्लेमिंग रूल से, मैग्नेट जब शुरू करूंगा उस समय मैं पूछूंगा तुमसे कि इसमें बता दो डायरेक्शन, कुछ पूछूंगा तुमसे, ठीक है। वहाँ पे देखना है। इससे आसान हो जाएगा। अच्छा तुम जिससे मर्जी हो वैसे करो, हम तो पढ़ाएंगे राइट हैंड ही, ठीक है, तुम उससे करो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है, वेक्टर की पोजीशन के लिए कह रहा है। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है चलो ठीक है। अच्छा चलो अभी मैं लिखाऊंगा, लिखो इफ़ वन ऑफ द वेक्टर, इफ अगर दो वेक्टर में से कोई एक वेक्टर क्या हो, कॉपी के या प्लेन पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, इफ वन ऑफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉपी और पेपर, देन वी यूज पाम PALM।
और सेम कंडीशन है, फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ मूव करेंगे बाई स्मॉलर एंगल, ठीक है। तो जैसे अब मान लो कि जैसे ये तुम्हारा है ए वेक्टर और यहाँ पे है तुम्हारा बी वेक्टर, ये केस सिचुएशन है। जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा सी वेक्टर और ये है तुम्हारा क्या डी वेक्टर है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें निकालना है हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, फिर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट बता दो, इसमें हम कैसे रखते हैं, इसको कौन सा डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्थ, इसको साउथ और इसको इसको और इसको वेस्ट, ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं। अच्छा बताओ, ए क्रॉस बी का निकालना है, देखो तो इसमें ए वेक्टर, जैसे अब दोनों का टेल तो कट नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ऐसे शिफ्ट कर देंगे ए, और ये तुम्हारा बी ऐसे हो गया। तो क्या करेंगे, ए क्या होना चाहिए, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए, अब पाम यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने कर लिया और ऐसे करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। सुनो, ए ऐसे है और बी तुम्हारा ऐसे है, तो फर्स्ट, ऐसे होगा ना सर, तो मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे ए हो गया ऐसे और इसको ऐसे किया तो नीचे की ओर जाएगा, तो इसकी में इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे, यानी कि साउथ, आउटवर्ड्स नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि बी क्रॉस ए निकालना हो, तो बी तुम्हारा ए है तो और ए ऐसे है, तो ऐसे करेंगे, ऐसे बी है और ए तुम्हारा बी है और ए है, ऊपर की ओर जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्थ। चलो तुम करो इसके प्लेन, जैसे बी क्रॉस ए हमको निकाल, जैसे ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए दिखाने पे, तो देखो ए कैसे है, ए हो गया तुम्हारा ए वेक्टर और ए हो गया क्या तुम्हारा बी वेक्टर। अब ए से बी की तरफ मूव करो, ए वेक्टर तुम्हारा ऐसे है, समझ रहे हो ना, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। ए वेक्टर तुम्हारा ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, तो बी इस टाइप से, ए ऐसे है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो नीचे की ओर होगा। एक सेकंड, हाँ ये ले और जरा बनाए सर बी ऐसे आ रहा है ना बाहर, हाँ बी ए है, हाँ हाँ तो ऐसे तो आ रहा है, तो वैसे ही तो मैं कर रहा हूँ। ये है, ये बी है, देखो यहाँ पे जैसे ये बी है, हाँ तो ये तो हर्ष ए ऐसे है, बी यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से आ रहा है। अच्छा सुनो, मैंने क्या बताया कि फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ मूव करना है, तो ये फर्स्ट वेक्टर है तो ऐसे लेकर आना है पाम को, ऐसे, हाँ पाम को ऐसे रखना है और इसको फिर ऐसे से ऐसे लाना है, तो हमने ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, तो इसका डायरेक्शन अब एग्जैक्टली तो तुम कॉपी पे करोगे ना तो कॉपी पे इजीली हो जाएगा, यहाँ पे तो दिक्कत हो रहा है थोड़ा। अच्छा देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले देखो, जैसे ए तुम्हारा ए वेक्टर हो गया और ए क्या हो गया तुम्हारा बी वेक्टर हो गया, समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है, ऐसे ही हमने रखा हुआ है, ए वेक्टर हो गया। अब ए है, ए कॉपी ए बी है, तो हमको ये निकालना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी ऐसे हो जाएगा, बी क्रॉस ए तो बी ऐसे है और ए ऐसे, तो इसमें ऐसे हो जाएगा। सर बी क्रॉस से क्या सिखा रहे हैं, हैं बी क्रॉस से तुम लेफ्ट हैंड तो यूज कर रहे हो, देखो यहाँ पे सुनो, जैसे ए मार्कर ए क्या है, ए वेक्टर है और ए तुम्हारा क्या है, बी वेक्टर है, समझ गया ना। अब हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस ए, बी पेन क्या है, बी है और ए क्या है, ए है, अब हमको ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो ए की डायरेक्शन मैंने रख दिया और ऊपर की ओर करेंगे, तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, बी से रखा तो इधर तो बी ऐसे है, बी तुम्हारा ऐसे है और ए ऐसे है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिससे निकालना हो बी क्रॉस ए, तो बी को फर्स्ट, हाँ तो अभी नहीं बताया, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। अब इसमें तो थोड़ा ऐसे है तो दिक्कत हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ रहे? बोर्ड पे भी सही था,
तो ऐसे करना है, समझ गए कि जैसे आज जैसे मान लो कि ये तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए। अब जैसे मान लो कि C क्रॉस D निकालना है, तो देखो ये तुम्हारा C ऐसे है और D ऐसे है, C तुम्हारा ऐसे और D ऐसे है, तो हम क्या करेंगे ऐसे करके, सर एक सेकंड, डी बाहर अंदर जा रहा है। ऐसे जा रहा है, ये ऐसे हो गया। देखो सुनो, पेन में जब अंदर का मतलब क्या होगा, ऐसे। सर डी क्रॉस सी तो डी रहेगा, सी इधर है, डी इधर है, तो मैं डी क्रॉस सी डाउनवर्ड्स होगा। देखो सुनो, C क्या है, कॉपी के प्लेन में है। जैसे मान लो कि C ऐसे है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, C का डायरेक्शन ऐसे है और D का डायरेक्शन ऐसे है, तो C क्रॉस D करेंगे, तो C ऐसे करेंगे। अब तुम उधर से हो, मैं इधर से हूँ, इसलिए दिखाई दे रहा है उल्टा। डी का समझ नहीं आपने कैसे लिया, मेरे हिसाब से अंदर होना चाहिए। अंदर डी अंदर है, D अंदर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर तो होगा ही, अंदर बाहर होता ही नहीं, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो सी ऐसे रख यार, सी यहाँ पे देखो डी क्या है इधर बोलो डी। थोड़ा सी इस तरफ है, डी उस तरफ है, ऐसा C ऐसे है, ऐसे क्यों नहीं बना सकते हम, बाहर कैसे? तो उसमें क्या लिखा है होगा बोर्ड पे, हम कैसे हवा में फर्क, प्लेन में, हाँ प्लेन, ये प्लेन तुम ऐसे समझो, उस हिसाब से तरफ बताओ, नीचे तुम ए प्लेन, इस प्लेन में देखो, जैसे ये तुम्हारा C है और ये तुम्हारा क्या हो गया, D हो गया, ऐसे। तो फिर तो लेफ्ट आ जाएगा। देखो ये C हो गया तुम्हारा और ये तुम्हारा D हो गया, तो C क्रॉस D करेंगे तो इसमें ऐसे आएगा। और अब क्या करेंगे, जैसे अब ये D क्रॉस C करेंगे तो D नीचे क्यों रहे, और ये तुम्हारा ऐसे है तो ऐसे करेंगे तो C क्रॉस, भाई डी तो ऑलरेडी नीचे है, सी क्रॉस डी। तुम लोग पता नहीं क्या समझ रहे हो। नहीं सॉरी सी सर, आपने आपने शायद प्लेन आपने कैसे लिया, सी ऐसे और अच्छा D चलो एक दूसरा वे में समझाता हूँ। सर एक बार उस अच्छा सुनो 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 सुनो, अच्छा ये बताओ कि इसमें हम ऐसे लेते हैं x, ऐसे लेते हैं y और ऐसे लेते हैं क्या z, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और अच्छा इसके डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं i कैप, इसके डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं j कैप और इसके डायरेक्शन में क्या लेते हैं k कैप। अच्छा इसमें इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस आई कैप, इसका डायरेक्शन क्या होगा माइनस जे कैप, और ये के कैप, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा माइनस के कैप। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जैसे ए किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो ए को हम लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सपोज करो कि आई कैप कर दिए और बी क्या है अंदर की ओर है, तो कौन सा करेंगे माइनस के कैप, तो बी इज इक्वल टू कितना है माइनस के कैप। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। पहले ए बी क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी हाँ बी प्लस के कर दो, प्लस के कर दो। अब ए क्रॉस बी निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के कितना होता है माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप कैसे नीचे, तो हमने यही तो बताया था साउथ। अच्छा तो चलो ठीक है ऐसे ही निकालो। अच्छा ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमको निकालना है क्या, ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। अब बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी किस डायरेक्शन में है बताओ, तो कितना हो जाएगा के कैप क्रॉस आई कैप, तो कितना हो जाएगा के क्रॉस आई, तो ये कितना हो जाएगा जे कैप। ये आ रहा है दिखना, ये आ रहा है उसमें, बी क्रॉस ए, अभी क्रॉस से कितना हो जाएगा जे कैप, यानी कि ऊपर की ओर नॉर्थ, वहीं तो दिखाया हूँ मैं, तो ऐसे कर लो ठीक है। अच्छा अब इसको चलो इसको कर लो, तो फिर इसको मैं करके बताता हूँ। अब इसमें क्यों इतना करोगे, हाँ हाँ अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो नहीं तो ये एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर लो जैसे मर्जी। मुझे तो यही इजी लगता है हाथ से निकालना। तो मैं तो ऐसे करता हूँ, उससे
सी परपेंडिकुलर बन जाता है। अच्छा तुम करो जैसे मर्जी हो वैसे करो, या नहीं अगर ये नहीं समझ में आया तो ये समझ में आया ना, तो चलो इसी से बार बार तुम ड्रॉ करके निकालते रहना। चलो अब तुम सी और डी अपने से करके बताओ, सी क्रॉस डी और डी क्रॉस ए सी। सर इसमें कैसे लेंगे? सपोज I into माइनस जी, इसका आंसर क्या होगा? आई इंटू माइनस जी। देखो अगर मैं लिख दूं 3i कैप क्रॉस 4j कैप, अगर ऐसे लिख दूं 12 तो 12 मैं i क्रॉस j कर दूं तो इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा तुम अब क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? into माइनस जी, i इंटू माइनस जी, -1 इंटू जे कैप मैं अगर ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत है? माइनस 1 बाहर ले लेंगे। तो -1 बाहर लेके i क्रॉस j कर दूं। सर सी वेक्टर इनटू डी वेक्टर जे क्या आता है? अच्छा चलो सभी करके पहले देख लो, अपवर्ड्स रहा जे क्या? सी क्रॉस डी, यस सी क्रॉस डी, तो सी किस डायरेक्शन में है? आई क्या? आई क्या? आई कैप, और डी किस डायरेक्शन में है? माइनस के कैप, तो कर दो जे क्या? आई क्रॉस माइनस के क्या? आई क्रॉस माइनस के, हाँ जे कैप हो जाएगा। तो वही तो मैं बताया तो था इसमें, समझ गया तो ये समझ गया तो इससे करना, नहीं तो अच्छा देखो मैं कैसे करता हूँ, सी ऐसे हैं और डी ऐसे हैं, तो ऐसे करेंगे तो ऊपर की ओर जे कैप, ठीक है। और समझ गए ना, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। तो चाहो तो तुम राइट हैंड से यूज करो, लेकिन कब याद रखना राइट हैंड यूज करेंगे जब दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो क्या यूज करना है? पाम यूज करना है, ठीक है। और नहीं तो ये तुम जैसे जैसे है वो करके। सर वैसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यूज कब करना होता है? ये सिर्फ फॉर्मूले में डिफाइंड है? नहीं फॉर्मूले में क्यों, इसका एप्लीकेशन नहीं है, बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे मान लो कि तुमको ये डॉट पर एंगल निकालना हो दो वेक्टर के बीच में, तो फिर तो दोनों यूज कर सकते हैं। तो फिर दोनों यूज करोगे तो इससे कैसे निकलेगा साइन थीटा, ईटा क्या डालोगे तुम? अच्छा डायरेक्शन, डायरेक्शन का है, इसलिए एंगल निकालना हो तो वर्क निकालना हो तो एफ डॉट डी, वहाँ पे फ्लक्स निकालना हो तो फॉर्मूला उसका हाँ। डिफाइंड है ना? बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक है समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा चलो एक दो और मैं देता हूँ, एक दो और देता हूँ अच्छा सर मतलब डॉट प्रोडक्ट में होता है कि हमें सेम डायरेक्शन में सारी कैलकुलेशन करनी है। जैसे हम cos थीटा लेते हैं तो f डॉट s cos थीटा मतलब अगर s मतलब f और s में थीटा है ना, तो उनको सेम डायरेक्शन में लेके सॉल्व उसको उसका मतलब उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन उसका क्या इम्पैक्ट है उससे। चलो ये करके बताओ तुम लोग, जैसे मर्जी हो ऐसे करके बता दो। देखो जैसे मान लो कि v का डायरेक्शन ऐसे है और b का डायरेक्शन तुम्हारा ऐसे है, और f इक्वल टू हमको मान लो कि अगर गिवन है क्यू भी क्रॉस b, तो f का डायरेक्शन निकाल के बता दो। हाँ v तुम्हारा ऐसे है और b ऐसे है, साउथ हम्म? साउथ। तुम लोग बताओ v क्रॉस अच्छा नहीं सर अब जे क्या है? नॉर्थ आ जाएगा कैसे? देखो अभी इसमें भी तुम लोग को जैसे v तुम्हारा क्या हो गया, v तुम्हारा i कैप हो गया और b किस डायरेक्शन में है? डॉट है माइनस के कैप, तो ये तुम्हारा क्या है, b तुम्हारा क्या है माइनस के कैप, ठीक है। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, i क्रॉस माइनस के, तो i क्रॉस इसको तुम यहाँ पे माइनस रख दो, है ना। तो i क्रॉस के कितना होता है -j, और उससे पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस जे कैप, तो कितना हो जाएगा +j कैप हो जाएगा, सिंपल है। ऊपर क्यों नॉर्मल सर्कल से कर तो नहीं कौन क्यों नहीं होगा, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा? तो माइनस को बाहर ले लो, अभी जैसे मैं बताया इसमें जैसे अभी मैं बताया कि ये इसका कोफिशिएंट को हम बाहर ले सकते हैं, जैसे आई क्रॉस -j,
तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -1 और I क्रॉस J, और ऐसे कर लो, ठीक है, समझ गए। तो ये रहा तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल, और इस चैप्टर में पूरा मैं यूज करूँगा ये चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब शुरू करेंगे तो जैसे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक, जैसे ये पढ़े हो कि अगर किसी चार्ज को हम स्टेशनरी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो कितना होता है, F = Q × E होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराते हैं तब उसमें फोर्स लगता है, और वो होता है QV × V। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, चार्ज स्टेशनरी है तो भी लगेगा, चार्ज मूविंग है तो भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो भी लगेगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि V 0 हो जाएगा, या V और B पैरेलल हो जाए तो भी फोर्स नहीं लगेगा, सर अगर मूव करें तो 0 कैसे होगा? स्टेशनरी रहे। ये QV × B है, V क्या है, वेलोसिटी है, तो अगर स्टेशनरी है तो V 0 होगा। अगर मान लो कि V और B दोनों पैरेलल हो गया तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। सर इससे जब करंट एक वायर के अराउंड कॉइल करते हैं, करंट छोड़ो, अभी ये देखो, नहीं हाँ। उसमें हम क्या कहते हैं, कॉइल करते हैं वो उसके परपेंडिकुलर करते हैं ना करंट के फ्लो के, इसीलिए वो प्रोड्यूस होती है। हो गया तुम्हारे स्कूल में? नहीं मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। अच्छा चलो, 10th में पढ़े थे वो सब कुछ आएगा इसमें, कि कैसे, समझ गए। या इसके लिए कंडीशन और होता है कि V तुम्हारा ऐसे हो जाए और B तुम्हारा ऐसे हो जाए, इस केस में भी फोर्स कितना होगा, 0 होगा, समझ गए। तो ये सब चीज़ अपने क्लास में, और इसको हम बोलते हैं लोरेंज फोर्स। अच्छा चलो ठीक है, वेक्टर समझ लिए। हाँ, तो ये चीज़ मैं आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में मैं